हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की लाइव क्लास में। और हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक की। और केमिकल काइनेटिक में मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया के वेग कितने प्रकार के होते हैं। तात्क्षणिक वेग को वास्तविक वेग कहते हैं और इसे बिंदु ए पर सरल रेखा खींचकर ज्ञात किया जाता है। सरल रेखा की ढाल या प्रवणता इस वेग को बताती है। इससे आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अभिक्रिया वेग तथा वेग स्थिरांक में संबंध। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, और ये क्या कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट ए जो है ये कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बी बनाता है, तो इसके लिए अभिक्रिया वेग dx अपॉन dt सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय जो होगा वो समानुपाती होगा ए की सांद्रता के। अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा k ए की सांद्रता में परिवर्तन। यहां जो ये k है ये साम्यावस्था स्थिरांक। अगर मैं किसी और इक्वेशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन ले ली, ए मोल है रिएक्टेंट ए के जो रिएक्टेंट बी के बी मोल से क्रिया करते हैं और उत्पाद बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं अभिक्रिया वेग लिखूं तो ये अभिक्रिया वेग क्या होगा, समानुपाती होगा क्रियाकारक ए की सांद्रता की घात ए और क्रियाकारक बी की सांद्रता की घात बी। इसके लिए अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा k गुणा ए की सांद्रता की घात ए गुणा बी की सांद्रता की घात बी। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसे ही एक इक्वेशन और ले लूं, क्रियाकारक ए के ए मोल, क्रियाकारक बी के बी मोल और क्रियाकारक सी के सी मोल परस्पर क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसके लिए अभिक्रिया वेग आप लोग क्या लिखेंगे? अभिक्रिया वेग हम लिखेंगे k ए की सांद्रता की घात a गुणा b की सांद्रता की घात b गुणा c की सांद्रता की घात c। अगर अभिक्रिया वेग को मैं लिखूं dx अपॉन dt सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो ये बराबर हो जाएगा k इंटू ए की सांद्रता की घात a गुणा b की सांद्रता की घात b गुणा c की सांद्रता की घात c। ये जो फैक्टर है इसे हम वेग नियम के नाम से जानते हैं। फैक्टर x को, समीकरण x को वेग नियम कहते हैं। यहां देखो, यदि a की सांद्रता की घात a जो है वो बराबर हो b की सांद्रता की घात b के और ये बराबर हो c की सांद्रता की घात c के और ये सब हो इकाई, ऐसे में dx अपॉन dt क्या आ जाएगा k। इसे मैं मान लेता हूं समीकरण y। फैक्टर y क्या कहता है कि जब क्रियाकारक की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग ही उसका वेग स्थिरांक या वेग नियतांक कहलाता है। समीकरण y क्या कहता है? समीकरण y से जब क्रियाकारक की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग ही वेग नियतांक या वेग स्थिरांक
कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि वेग नियतांक क्या है तो हमें ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, वेग स्थिरांक क्या है तो ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। और अगर वो पूछ ले कि यहाँ वेग नियम क्या है तो फैक्टर x तक हमें करके ये बताना पड़ेगा कि इसे वेग नियम कहते हैं। याद रखना, इसे ही किसे, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक को, इसे ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे हम बात करेंगे इकाइयों की। तो अगला टॉपिक आता है बेटा वेग स्थिरांक की इकाई। आपने अभी देखा कि अभिक्रिया ए के ए मोल प्लस बी के बी मोल प्लस सी के सी मोल कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, इसके लिए अभिक्रिया वेग क्या लिखा था हमने लिखा था dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू के ए की सांद्रता की घात a गुणा b की सांद्रता की घात b गुणा c की सांद्रता की घात c। सांद्रता में परिवर्तन के बाद जो बचेगा वो भी सांद्रता होगी। रुपए में से रुपए निकाल दो, रुपए में रुपए जोड़ दो तो रुपए ही बचता है। समय में से समय निकाल दो, समय में समय जोड़ दो तो समय ही बचता है। तो यहां dx क्या है, सांद्रता, और dt क्या है, समय, बराबर k। ये a की क्या है, सांद्रता, जिसकी घात क्या है a, b की भी क्या है, सांद्रता, इसकी घात क्या है b, और c की क्या है, सांद्रता, इसकी घात क्या है c। ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूं सांद्रता बट्टा समय बराबर k। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो सांद्रता की घात a प्लस b प्लस c। यदि मैं a प्लस b प्लस c को n मान लूं तो क्या हो जाएगा फैक्टर, सांद्रता बट्टा समय बराबर k सांद्रता की घात n। हो गया। आई थिंक यहां तक की बात सबके समझ में आ गई। अब इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर यहां है सांद्रता बट्टा समय, ये यहां गुणा में था, यहां से भाग में जाएगा तो मैं लिख सकता हूं सांद्रता की घात n। सांद्रता की घात n है, ऊपर वाली सांद्रता की घात 1 है और नीचे वाली सांद्रता की घात n है, तो मैं इसे लिख सकता हूं k बराबर सांद्रता की घात, ऊपर वाले की 1 है, नीचे वाला ऊपर गया तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, माइनस n बट्टा समय। और अगर मैं समय को भी ऊपर भेज दूं तो k बराबर क्या आ जाएगा, सांद्रता की घात 1 माइनस n समय इनवर्स। ठीक है, तो k बराबर सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति लीटर, तो ये हो गया मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n, और समय को मैं सेकंड में ले लूं तो सेकंड की पावर -1, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, k बराबर मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर ऊपर गया
तो लीटर की पावर साइन बदल जाएंगे, जब नीचे है तब तो 1 माइनस एन है, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा, एन प्लस का हो जाएगा, तो एन प्लस एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ये हो गया आपके पास में के का यूनिट, के की इकाई क्या होती है, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे आगे चलते हैं। देखिए इसी लेसन में हम आगे दो फैक्टर पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि और एक पढ़ेंगे अणुसंख्यता। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, क्रिया कारक के वे मोल जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। डिटेल में हम उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम उसके फैक्टर की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, अभिक्रिया की कोटि हो सकती है 0, हाफ, 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरीके से। अब अगर आपसे ये कोई कह दे कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए k का मान ज्ञात करो, तो आपने यहां देखा k बराबर आया था मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो n होता है इसकी वैल्यू होती है 0, तो वहां मैं k को लिखूंगा k नॉट। k नॉट का मान क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस 0, लीटर की पावर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो k नॉट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो दोस्तों इससे आगे हम बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसे में यहां लिखूंगा मैं k1 के लिए मोल की पावर 1 माइनस 1, लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, या k1 बराबर मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 सेकेंड इनवर्स। जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ऐसी कंडीशन में k1 क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k का मान क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। अगर मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करते, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू क्या हो जाती, 2। इन दिस केस मैं k को लिखता k2 बराबर क्या हो जाता, मोल की पावर 1 माइनस 2, लीटर की पावर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। k2 बराबर मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। पॉजिटिव वैल्यू को पहले रख दो, तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपको अगर अभिक्रिया की कोटि दी जाए और उसके लिए k की वैल्यू पूछी जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। इससे अगली क्लास के अंदर मैं बात करूंगा अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि की परिभाषाओं की। फिर उसके बाद हम एक एक कोटि को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। सुरक्षित रहें, ध्यान रखें, सफल बनें।